हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म आपको देता है फ्री एजुकेशन और हर तरह के हर विषय के वीडियोस आपको फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। बात करती हूँ स्कूल एजुकेशन की कि कक्षा 6वीं से 12वीं तक की सभी विषय की जो वीडियोस हैं वो मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री देता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी यहाँ पर एकदम फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स के लिए अपने अपने लक्ष्यों तक पहुँचाने का एकमात्र उद्देश्य, इसी उद्देश्य को लेकर हम आए हैं और इसको हम पूरा अवश्य करेंगे। किसी भी तरह का संकोच, किसी भी तरह का भ्रम आप अपने मन और मस्तिष्क में मत रखिएगा। हम सदा आपके साथ हैं और इसी तरह से वीडियोस प्रोवाइड करते जाएंगे। बात करते हैं इस वीडियो की कि इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने अपनी कक्षा 10वीं कोर्स ए बिल्कुल व्याकरण के 2 बिंदु पूर्ण कर लिए हैं, अर्थात 2 टॉपिक या 2 विषय वस्तु जो है उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहले वीडियो आपने देखा होगा जिसमें रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषा क्या होती है, किस तरह से जो वाक्य हैं उनको पहचाना कैसे जा सकता है, संपूर्ण जानकारी पहला जो वीडियो था व्याकरण का उसमें आपने देखा। ठीक है। दूसरा टॉपिक हमने देखा वाच्य परिवर्तन। वाच्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से एक वाच्य को दूसरे वाच्य में परिवर्तित किया जाता है, वो भी आपने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया। आज आपकी व्याकरण का ही तीसरा टॉपिक मैं लेकर आई हूं जिसका नाम है पद परिचय। बिल्कुल। अब पद परिचय क्या है? परिचय तो समझते हैं ना, इंट्रोडक्शन। लेकिन पद क्या है? यदि पद का अर्थ आपको पता चल गया तो परिचय तो आपको ऑलरेडी पता है। बताइए पद का अर्थ क्या है? क्या पद के बहुत सारे अर्थ होते हैं या सिर्फ एक? हाँ, यस, पद के कई अर्थ होते हैं। जैसे एक यदि हम कहें कि पद इतने बड़े पद पर आसीन है तो एक ओहदा, वो हो गया। यदि हम कहें मीरा के पद हमने पढ़े हैं तो काव्यात्मक तरीके से एक काव्य शैली है ना, काव्य जो विधा है उसका पद भी एक लेखन है जिसमें हम पद मतलब कविताओं में। दूसरा प्रभु के पद या चरण, वो भी पद है। और यहाँ जो हम पद पढ़ने वाले हैं वो शब्द है। अब शब्द को पद ही कहते हैं तो फिर शब्द को शब्द क्यों कहते हैं? वो भी आपका प्रश्न सही हो सकता है कि शब्द को पद कहते हैं तो फिर शब्द को पद क्यों शब्द क्यों कहते हैं? अलग अलग है। सुनिए ध्यान से कि शब्द को शब्द कब कहते हैं और शब्द को पद कब कहते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात। जैसे मान लीजिए कहीं पर आप देख रहे हैं लिखा है पेन, कॉपी, किताब, भोपाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, या शूज, बाल, चश्मा, कुछ भी सिर्फ यही लिखे हैं तो ये शब्द कहलाएंगे। लेकिन यदि इन्हीं शब्दों को वाक्यों में प्रयोग किया गया तो वही शब्द पद कहलाते हैं। ठीक है। जैसे चश्मा एक शब्द है, यदि अकेला लिखा है तो वो शब्द है, लेकिन चश्मे पर आपसे कहा जाए कि एक वाक्य बनाइए तो आप क्या बनाएंगे? लाली मैडम ने चश्मा पहना है। तो उस वाक्य में जो चश्मा शब्द आया है उसको हम पद कहते हैं। तो शब्द पद कब बन जाता है? कोई भी शब्द जब पद बन जाता है जब वो वाक्य में प्रयोग हो जाता है। और वाक्य से हटकर यदि लिखा है अकेला तो वो शब्द ही होगा, उसको हम पद नहीं कहेंगे। क्लियर है? तो उन्हीं पदों का परिचय या उन्हीं पदों का इंट्रोडक्शन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बड़ा ही मजा आने वाला है, बड़ा ही आनंद आएगा और आपको ये जो आज आपने सुना उससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम जानते तो सब हैं लेकिन हमें नाम नहीं पता होता है। ठीक है। तो व्याकरण ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको ना समझा जाए। व्याकरण तो इतना अच्छा है जिसको खुशी खुशी में समझा जा सकता है। ठीक है। तो हम करने वाले हैं इस वीडियो में पदों का परिचय। हमारा परिचय हमने स्कूल में दिया है ना, कई जगह हमें अपना परिचय देना होता है, तो अब हम पदों का परिचय भी तो ले लें कि आखिर पद होते क्या हैं। अब सुनिए, तो पदों का परिचय लेने के लिए हमें क्या करना होगा, किस तरह से हम पदों का परिचय कहेंगे कि आप क्या हैं? तो बेचारा चश्मा क्या बोलेगा? शब्द कोई लिखा है तो वो कैसे बोलेगा कि मैं क्या हूं? पद परिचय अर्थात पदों का व्याकरणिक परिचय। और व्याकरण मीन्स क्या है?
सब कुछ जिसमें लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सब कुछ आ जाए। याद कीजिए सिलेबस ओवरव्यू यदि आपने देखा है, और नहीं देखा है तो मैं और बता देती हूं कि जैसे कक्षा, जो प्रीवियस कक्षाएं आपने पढ़ी होंगी, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, संज्ञा पढ़ा होगा, सर्वनाम पढ़ा होगा, क्रिया पढ़ी होगी, है ना, विशेषण, लिंग, वचन, कारक सब कुछ आपने पढ़ा है, काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सब कुछ पढ़ा है। अब ये क्लास 10th है ना, इसमें भी आपको वही चीजें रिपीट करना है पद परिचय में। पद परिचय कुछ नहीं है, सब कुछ जानते हैं आप, बस यहां पर हम सेट करेंगे और उनको समझ जाएंगे। ठीक है, आइए एक बार फिर मैं स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स, जो कि आपका फेवरेट चैनल है, उसी पर आपका स्वागत करती हूँ। और चलते हैं हम हिंदी के तीसरे टॉपिक पर, पद परिचय पर, और अब देखते हैं कि इसकी परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं। समझ गए ना, पद मीन्स क्या है? किसी वाक्य में किसी भी शब्द का जब प्रयोग हो जाता है तो वो पद कहलाता है, और अकेला जब लिखा रहता है तो वो शब्द कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? व्याकरण की दृष्टि से वाक्य में आए पदों का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय देते समय शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि का परिचय दिया जाता है। जैसे संज्ञा का पद परिचय, संज्ञा समझते हैं ना, संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जब हम संज्ञा का पद परिचय देंगे तो अब आपको उस वाक्य में संज्ञा को छांटना होगा कि संज्ञा क्या है। जैसे खुशी ने गृह कार्य कर लिया। अब आप मुझे ये बताइए कि जो खुशी है, ठीक है, वो क्या है? क्या खुशी संज्ञा है? बिल्कुल, खुशी संज्ञा है। ठीक, अब यहां पर हमने देखा कि खुशी ने गृह कार्य कर लिया, तो हमें खुशी का परिचय देना है, क्योंकि यहां लिखा है ना संज्ञा का पद परिचय देना है हमें। और संज्ञा क्या है? खुशी, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम, तो वहां संज्ञा है। अब संज्ञा का परिचय हम क्या देंगे? अर्थात खुशी क्या है? संज्ञा है। संज्ञा तो है, लेकिन कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और क्या है खुशी? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग है। एक वचन है या बहुवचन? एक वचन है। कर्ता कारक है, कर लिया क्रिया की कर्ता। कारक कौन सा है? कर्ता कारक। कर्ता ने, करण को, है ना, इस तरह से। तो खुशी ने है तो यहां पर कर्ता कारक है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से कि जो भी पद परिचय से प्रश्न आते हैं संबंधित, वो किस तरह के आते हैं? वाक्य लिखा रहेगा और उसके नीचे अक्सर इसी तरह के प्रश्न आते हैं कि रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। रेखांकित मतलब जिस शब्द के, जिस पद के नीचे अंडरलाइन होगी उसका हमें व्याकरणिक परिचय देना है कि आखिर वो है क्या। क्या वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, संज्ञा है, सर्वनाम है, एक वचन है, बहुवचन है, कौन सा कारक है, ये सब कुछ हमें बताना होगा। और कम से कम हम एक जो भी पद होगा उसके 4-5 परिचय तो हमें देना होगा, तब जाकर हमें 1 अंक प्राप्त होता है, जो कि जो भी क्राइटेरिया बोर्ड वाले चुनते हैं कि एक पद का परिचय कितने अंक का होगा, वो निर्भर करता है उन पर। हमारा काम है कि हम अपने आप को हर तरीके से तैयार रखें। तो पहली बात तो आपको समझ में आ गया ना, पद और शब्द में अंतर। शब्द अकेला यदि लिखा है और वही शब्द यदि किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो पद कहलाता है। पद का परिचय अर्थात उसी पद का हमें संपूर्ण व्याकरणिक परिचय देना होता है कि आखिर वो क्या है। यहां पर हम संज्ञा के परिचय की ओर चल रहे हैं ना, संज्ञा का पद परिचय। तो संज्ञा क्या है? खुशी, क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो खुशी एक नाम ही तो है। तो खुशी क्या है? संज्ञा। संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। अब आपको यहां मैं ये बताना वाली हूं कि क्या आपको संज्ञा के भेद पता है? यदि नहीं है तो थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है जातिवाचक, तीसरा होता है भाववाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? यस यस यस, ध्यान से सुनिए, यहां वहां ध्यान नहीं लगाना है, क्योंकि जितना हम कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे व्याकरण उतनी ही सरल हो जाएगी हमारे लिए। अब यहां बात करते हैं व्यक्तिवाचक। संज्ञा तो सभी हैं, क्योंकि व्यक्तिवाचक भी संज्ञा ही है, जातिवाचक भी संज्ञा ही है और भाववाचक भी संज्ञा ही है। फिर इनको अलग अलग क्यों वर्गीकृत किया गया है, क्यों इनको डिवाइड किया है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आएगा वो सुनिए। संज्ञा की परिभाषा याद कीजिए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक की क्या होगी? किसी
विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जब किसी विशेष स्थान की बात की जा रही हो, किसी व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति की बात की जा रही हो, किसी पर्टिकुलर स्थान की बात की जा रही हो, किसी पर्टिकुलर इमोशन या भाव की बात की जा रही हो, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को सिर्फ और सिर्फ आप पर्सन या व्यक्ति से मत ऐड करना, मत जोड़ना। आप ये मत सोचना कि जहां व्यक्ति आएगा वहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। यदि हम बात करें कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई, अब आपको देना हो रामचरितमानस का पद परिचय, तो रामचरितमानस क्या है बताइए? क्या ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है ये? और यदि संज्ञा भी है तो कौन सा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है? मैंने अभी कहा है संज्ञा की परिभाषा हमेशा यहां पर रखिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वस्तु भी संज्ञा ही है, स्थान भी संज्ञा ही है, कोई भाव या इमोशन भी संज्ञा ही है, ये सब संज्ञा है। तो रामचरितमानस कौन सी संज्ञा हुई? व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि हम सामान्य पुस्तक की बात नहीं कर रहे हैं, किसी विशेष पुस्तक की हम बात कर रहे हैं जो कि यहां पर नाम लिख दिया है। तो जब भी किसी का नाम आ जाए, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, जगह का नाम हो, है ना, कोई भाव का नाम हो, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। यदि हम बात करें कामधेनु गाय सभी कामनाओं को पूर्ण करती है, तो कामधेनु गाय, कामधेनु नाम दे दिया ना गाय को, तो ये भी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगी। गंगा नदी को पवित्र नदी माना जाता है। गंगा नदी सिर्फ होता तो वो जातिवाचक के अंतर्गत आता, लेकिन गंगा को एक पर्टिकुलर नाम दिया है कि गंगा नदी, नदी को एक पर्टिकुलर नाम दिया है गंगा, इसलिए वो व्यक्तिवाचक में आएगी। सिर्फ नदी होती तो जातिवाचक में। नदियां तो कई है, ठीक है। तो यहां पर जो बात हम कर रहे हैं कि संज्ञा के होते हैं 3 भेद। कौन कौन से होते हैं? एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा के भेद, ठीक है। एक होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है जातिवाचक, तीसरा होता है भाववाचक, ठीक है। तीसरा कौन सा होता है? भाववाचक, ठीक है। ध्यान से आप सुन लेंगे ना तो कुछ भी आपको मतलब सब कुछ आसान लगेगा। व्यक्तिवाचक में जब हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात करते हैं व्यक्तिवाचक। जातिवाचक में संपूर्ण जाति की, जैसे पशु जाति, मनुष्य जाति, पहाड़ जाति, नदी जाति, सब कुछ। इसके 2 उपभेद भी होते हैं, पता है। अब आप इसमें ये मत सोचना हो 2 उपभेद भी हैं इसके। 2 उपभेद हैं, सुनिए कौन कौन से। एक है समूहवाचक, ठीक है, और दूसरा है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक, ओके। अब इन समूहवाचक और द्रव्यवाचक में कैसे आप अंतर, डिफरेंस जानेंगे? तो यहां पर जो समूहवाचक है, किसी एक नाम लेते ही हमें ऐसा लगे कि वो बहुत सारा है। ऐसा क्या होता है? जैसे सेना, है ना, हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो देखो सेना आ रहा है, सेना आ रही है। या फिर हम कहेंगे ओ वो भीड़ चला आ रहा है। भीड़ भी नाम, शब्द एक ही है लेकिन उससे कई का हमें अनुमान होता है। कक्षा, कक्षा में एक नहीं है, कई विद्यार्थी हैं। टोली, ये सब समूहवाचक संज्ञा के ही उदाहरण है। द्रव्यवाचक में किसे काउंट करेंगे हम, किसे रखेंगे? द्रव्यवाचक में उन सभी पदार्थों को रखा जाता है, क्योंकि वस्तु भी संज्ञा है ना, उन सभी पदार्थों को रखा जाता है जो किसी भी आकार में ढल सकें, अर्थात जिनके शेप में परिवर्तन किया जा सके। जैसे तेल, द्रव्य मतलब तो समझते ना लिक्विड, तो तेल, पानी, घी, ये सब तो आएंगे ही आएंगे द्रव्यवाचक में। साथ ही साथ लकड़ी, लोहा, ये सब भी द्रव्यवाचक में आएंगे, क्योंकि इनको भी तो कई शेप में, कई आकारों में ढाला जाता है। तो ये हो जाएगा आपका जातिवाचक का समूहवाचक, मतलब एक शब्द, कोई भी ऐसा शब्द जिससे हमें झुंड का पता चले। झुंड, सेना, टोली, कक्षा, ठीक है, भीड़, ये सब समूहवाचक के हैं। और द्रव्यवाचक में तेल, घी, पानी, लोहा, लकड़ी, सभी ये शामिल हो जाएगा। सोना, चांदी, सब कुछ, क्योंकि उनको भी तो कई शेप्स और उसमें ढाला जाता है, तो ये हो जाएगा। अब आती है भाववाचक। भाववाचक बिल्कुल ईमानदार और मेहनती,
उसके जो अंदर के सॉफ्टवेयर रहता है ना, जैसे हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आइडेंटिफाई करते हैं, तो सॉफ्टवेयर जो है वो भाववाचक है, जिसको ऐसे देखने से पता नहीं चलता कि हाँ ये व्यक्ति ईमानदार है या ये व्यक्ति ईमानदार नहीं है या बेईमान है। तो ये सारी आंतरिक गुण रहते हैं, तो जो गुण है वही तो भाव है, तो उनको भाववाचक के अंतर्गत रखा जाता है। क्लियर हुआ? अब देखिए, तो इसी प्रकार से अभी हमने देखा संज्ञा का पद परिचय। पद परिचय समझ में आया? चलिए चलें आगे और देखते हैं। पद परिचय के उदाहरण देखिए। विजय यहां 10वीं कक्षा में पढ़ता था। अब विजय का हमको देना है पद परिचय, तो क्या होगा? संज्ञा तो है, लेकिन कौन सी संज्ञा है? क्योंकि नाम है। यदि सिर्फ यहां लिखा होता कि एक लड़का 10वीं कक्षा में पढ़ता है, तो वहां संज्ञा नहीं आती। संज्ञा तो आती, लेकिन कौन सी संज्ञा आती? जातिवाचक। ठीक है, यहां नाम लिखा है इसलिए व्यक्तिवाचक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं कि व्यक्तिवाचक में सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाता, हर एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को शामिल किया जाता है। जब भी किसी का नाम आ जाए, चाहे किसी स्थान का नाम आ जाए, किसी वस्तु का नाम आ जाए, व्यक्ति का आएगा तो होगा ही होगा। ठीक है, संज्ञा है कौन सी? व्यक्तिवाचक। स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? पुल्लिंग। एक वचन है या बहुवचन? एक ही वचन है। कर्ता कारक? बिल्कुल। पढ़ता था, क्रिया का कर्ता। अब है यहां पर हर एक पद का परिचय दिया जा रहा है, ताकि आपको और समझ में आ जाए कि किस तरह से पदों का परिचय देते हैं। यहाँ पर विजय का भी है, यहाँ का भी है, 10वीं का भी है, ठीक है, कक्षा में का भी है, फिर पढ़ता है का भी है। तो हर एक पद का परिचय दिया जा रहा है, क्योंकि जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो तो रेखांकित किसी को भी कर देते हैं परीक्षाओं में या टेस्ट में। रेखांकित समझते हैं ना, अंडरलाइन। तो अब यहाँ पर हर एक पद का हम परिचय देखेंगे, ताकि कोई भी पद का परिचय आ जाए और आप उसका परिचय दे सकें। विजय क्या है? संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, पढ़ता था, क्रिया का करता है। ठीक है, अब आया है यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब उसके लिए आपको संज्ञा की जानकारी तो मिल गई, सर्वनाम की जानकारी भी होनी चाहिए। सर्वनाम के बाद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया की जानकारी होना चाहिए, विशेषण की जानकारी होना चाहिए, लिंग, वचन, कारक, सबकी, मतलब संपूर्ण व्याकरण जो अब तक आपने पढ़ा है शुरू से लेकर, चाहे पहली से, दूसरी से, तीसरी से, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं में आ गए आप। तो जितना भी हम अभी तक व्याकरण पढ़ चुके हैं, उन सब का निचोड़ ही तो है पद परिचय। ठीक है, तो यहां पर हम हर एक बिंदु को पुनः रिवाइज करेंगे, पुनरावलोकन करेंगे। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हर एक बिंदु पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, ताकि यदि आपने जो विगत वर्षों में पढ़ा है या प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है और वो विस्मृत हो गया है, भूल गए हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर हर एक बिंदु को फिर से आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, अब आया है यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पढ़ता था, क्रिया का स्थान, निर्देश। एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको सर्वनाम के भेद भी बताऊंगी, क्रिया के भेद भी बताऊंगी, विशेषण के भेद, सब कुछ बताने वाली हूं, ताकि आपको पद परिचय में किसी भी प्रकार की चिंता की आवश्यकता ना हो और परेशानी ना हो। ठीक है, 10वीं विशेषण है, क्रम सूचक है, क्योंकि क्रम तो आपको पता है 1 2 3 4 ये क्रम या सीरियली होते हैं। संख्यावाचक तो है ही। स्त्रीलिंग है, 10वीं स्त्रीलिंग है, एक वचन है, बिल्कुल। कक्षा, विशेषिका, विशेषण। अब आया है कक्षा में, स्थान है तो संज्ञा है, जातिवाचक है, स्त्रीलिंग है। जातिवाचक का कौन सा है? समूहवाचक भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि अभी अभी आपने देखा ना, जातिवाचक के 2 भेद थे। कौन कौन से थे? एक था समूहवाचक, दूसरा था द्रव्यवाचक। स्त्रीलिंग है कक्षा। कक्षा जहां कहीं भी लिखेगा तो आपको क्या लगेगा? क्या कक्षा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? कक्षा स्त्रीलिंग है। एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन है। ठीक है, अधिकरण कारक, कक्षा में, अधिकरण मतलब में और पर जहां होता है वहां अधिकरण होता है। कारक आपने देखे ना, उसी प्रकार से। तो यहां पर ये हम देखते हैं कि इसमें पद परिचय में इतना आप जान लीजिए कि किसी भी पद का परिचय जब हम देते हैं तो उसमें उसका हमें ये बताना होता है कि वो आखिर है क्या। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, कौन सा कारक है, भूतकाल है, भविष्यकाल, ये सब कुछ भी हमें बताना होता है पद परिचय में। इतना भी आप जान लीजिए। ठीक है, पढ़ता था, अकर्मक क्रिया, पढ़ धातु, अन्य पुरुष, पढ़ता पुल्लिंग, एक वचन, भूतकाल, कर्तृवाच्य, इसका कर्ता अधिकरण कारक है, में, पर, अधिकरण। पढ़ता था, अकर्मक क्रिया, पढ़ धातु वही है। ठीक है, पद परिचय करने के लिए सभी पदों का ज्ञान होना
पद परिचय करने के लिए सभी पदों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। किसी भी पद का परिचय जब हमसे पूछा जाए तो उसके बारे में जानकारी भी तो पता हो। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ये कौन है, तो यदि आप मुझे नहीं जानते तो आप कैसे बताएंगे? बस ये कहेंगे कि हाँ ये एक स्त्री है, एक महिला है। लेकिन हाँ, यदि आप कहें नहीं नहीं हमें आप इनकी संपूर्ण जानकारी चाहिए, सब कुछ परिचय चाहिए, तो आपको जानना होगा कि हम कौन हैं। किसी भी व्यक्ति का परिचय हम तभी दे सकते हैं जब उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो। तो किसी भी पद का परिचय देने के लिए हमें संपूर्ण जानकारी पता होना है, तब जाकर हम उसका परिचय दे पाएंगे। ठीक है, पद परिचय के लिए सभी पदों का ज्ञान होना पद परिचय करने के लिए बिल्कुल आवश्यक होता है। विद्यार्थी इनका पहले अध्ययन कर चुके हैं, यहाँ इनका संक्षिप्त परिचय दिया गया है। लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि आपको मैं डिटेल में सब कुछ बताने वाली हूँ, भले ही यहाँ पर संक्षिप्त में है। आप बिल्कुल मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ताकि जो भी यहाँ पर मैं वर्बली और लिखकर जो भी बताऊंगी तो आपको समझ में आ सके, और पद परिचय नामक शब्द एकदम ऐसा ना लगे कि ओ क्या करेंगे हम, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब है पद भेद। पद के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। अब उससे पहले मैं आपसे एक और चर्चा करने वाली हूं, इनको हम बाद में देखेंगे। संज्ञा के भेद आपको पता चल गए ना, कितने होते हैं? 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। सर्वनाम की परिभाषा बताइए क्या होती है, पता है ना? सर्वनाम क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे कि लाली मैडम हिंदी पढ़ाती हैं, ये तो हो गया, लाली क्या हो गया? संज्ञा। ओके, सर्वनाम कब बन जाएगा? और वे हमें अन्य जानकारी भी देती हैं, तो वे क्या है? संज्ञा के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया? वे का, तो वे यहां पर सर्वनाम हो गया। ठीक है, अब संज्ञा का जो प्रथम भेद था वो क्या था? व्यक्तिवाचक। सर्वनाम का पहला भेद है, संज्ञा के 3 भेद थे, सर्वनाम के कितने भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय, अनिश्चय, ठीक है, संबंध और निजवाचक, ये होते हैं उसके भेद। ठीक है, तो यहां पर जो पहला भेद है सर्वनाम का वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी उपभेद होते हैं, सुनते जाइए, बस सुनेंगे तो सब समझ में आएगा। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में मतलब जैसे कि मैं पढ़ रही हूं, आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूं, आप पढ़ रहे हैं, और किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो अन्य पुरुष है। तो यहां पर पुरुषवाचक में 3 प्रकार के भेद होते हैं, 3। एक होता है उत्तम, वक्ता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो टीचर है वही हमेशा उत्तम पुरुष रहेगा या प्रथम पुरुष रहेगा। ठीक है, जो भी उस टाइम बोलेगा वो रहेगा, मतलब वक्ता ही प्रथम माना जाता है, श्रोता सेकेंडरी माना जाता है, मध्य, और जिसके बारे में चर्चा की जाती है वो अन्य माना जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, कि यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। मैंने बता दिया ना कि हाँ ये मेरा ही है, यह है सर्वनाम ही है, लेकिन मेरा है, ये निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, शायद ये मेरा पेन है। संबंधवाचक, जो संबंध स्थापित करे कि ये वो है जो उस दिन आए थे, या ये वह हैं जिन्हें मैं जानती हूं। संबंधवाचक। निजवाचक मतलब हम अपनी ही बात करें, जैसे मैं अपना काम स्वयं करती हूं, तो ये निजवाचक आ जाएगा। तो यहां पर हमने देख लिया। अब जो भी इस तरह के वाक्य आएंगे और जो जिन वाक्यों में जो भी पद रहेंगे तो उनका हम पद परिचय सर्वनाम में भी दे सकते हैं। सुना है ना आपने? विशेषण, उसके भी भेद होते हैं, है ना? कितने सारे भेद होते हैं। अब आप सुनिए, बिल्कुल घबराना नहीं है, हर एक के मैं भेद भी बताऊंगी, उनकी चर्चा भी करूंगी और आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। अब हम चलते हैं शब्दों की तरफ। क्या आपने पता है आपको कि शब्दों के कितने भेद होते हैं? ओके, ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा ना, तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, देशज होते हैं और विदेशीय आगत होते हैं। तो तत्सम, तत्सम अर्थात संस्कृत से हिंदी में एज इट इज जो शब्द ले लिए हैं उनको हम तत्सम कहते हैं। उनको हम मतलब व्याकरण में उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम जैसे कि तैसे, संस्कृत से उठाकर हिंदी में ले लिए हैं, वो कहलाते हैं तत्सम। तद्भव,
थे संस्कृत के लेकिन उनको हिंदी के बना लिए हैं, तो वो हो जाएंगे तद्भव। देशज मतलब जो मूल रूप से सिर्फ और सिर्फ भारत के ही हैं वो कहलाएंगे यहां पर देशज। जैसे लोटा है ना, खटिया है, ये देशी शब्द हैं। विदेशी मीन्स जो अन्य देशों से आए हैं, ना केवल अंग्रेजी से बल्कि उर्दू, फारसी, है ना, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं जो कि आगत शब्द कहलाते हैं। कहने में तो हम कहते हैं कि क्या टाइम हुआ, टाइम हिंदी में भी हम बोलते हैं ना कि क्या टाइम हुआ, टाइम तो अंग्रेजी का है लेकिन हिंदी में प्रयोग होता है, तो ये आगत या विदेशी शब्द कहलाते हैं। हम हमेशा कहते हैं मेरा मोबाइल कहाँ है, तो मोबाइल क्या हिंदी शब्द है? नहीं है, अंग्रेजी शब्द है, फिर भी हम उसका हिंदी में प्रयोग करते हैं, आगत शब्द है। मेरी ट्रेन क्या पता कब तक आने वाली है, या मेरी ट्रेन 2 घंटे लेट है, तो ट्रेन भी, साइकिल, कितने सारे शब्द हैं जो हम विदेशी शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो आगत शब्द होते हैं। तत्सम संस्कृत से एज इट इज हिंदी में ले लिए, तद्भव संस्कृत के थे, जैसे दुग्ध संस्कृत है लेकिन हिंदी में उसको दूध कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गए तद्भव। देशज आपको पता है जो बिल्कुल हमारे ही देश के हैं, जैसे लोटा हुआ, खटिया हुआ, ये हमारे ही देश के, कहीं से नहीं लिए हमने, तो ये हमारे देशज। विदेशी आपको पता है अन्य भाषाओं से ले लिए हैं हिंदी में। वाह क्या खूब आइडिया, खूब शब्द। खूब शब्द हिंदी का नहीं है लेकिन फिर भी हिंदी में प्रयोग किया जाता है, तो ये आगत शब्दों में कहलाएंगे क्योंकि हिंदी, फारसी, कई सारी भाषाओं से यहाँ पर लिए गए हैं, कई सारी देशों के यहाँ पर हिंदी में शामिल किए गए हैं। अब इसका एक और बहुत अच्छा बेनिफिट है या फायदा है कि किसी एक भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द आ जाने से भाषा अधिक समझने योग्य भी बनती है और इंटरेस्टिंग भी हो जाती है। लेकिन हाँ, ध्यान हमें ये रखना होता है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, अर्थात अति नहीं होना चाहिए, लिमिट रहनी चाहिए कुछ, तब कहीं जाकर वो शब्द कहलाते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं अभी पद भेद। पद के होते हैं 2 भेद, कौन कौन से? विकारी और अविकारी, ठीक है। अभी हमने किसकी चर्चा की थी? शब्द के। शब्द के कितने भेद होते हैं? 4, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब हम देख रहे हैं पद के भेद। शब्द के भेद अलग है, पद के भेद अलग है, तो क्या है? एक है विकारी, दूसरा है अविकारी, ठीक है। अविकारी और विकारी, आप सुन लीजिए मेरी बात, जितना अधिक अच्छे से आप सुनेंगे वहां पर आप समझ जाएंगे। पहले सिर्फ और सिर्फ सुनिए, विकारी क्या होते हैं, अविकारी क्या होते हैं। विकारी वे पद होते हैं जो जिनमें विकार उत्पन्न हो। विकार क्या होता है? परिवर्तन, चेंज, बदलाव, अर्थात ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाएं, उनको विकारी कहते हैं क्योंकि विकार उत्पन्न हुआ। अविकारी को अव्यय शब्द भी कहा जाता है। ऐसे पद, पद, ठीक है, अविकारी पदों को अव्यय पद भी कहा जाता है और वे ऐसे पद होते हैं जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते। अविकारी, अव्यय, जो कभी भी, जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, जो कभी भी चेंज नहीं होते। जैसे वह राम धीरे धीरे चलता है और सीता बहुत तेज तेज हंस रही है। तो ये धीरे धीरे चाहे राम के लिए बोला जाए, चाहे सीता के लिए बोला जाए, चाहे भूतकाल में बोला जाए, चाहे भविष्य काल में बोला जाए या वर्तमान में, धीरे 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 रहेगा, तेज तेज रहेगा। तो यही कहलाते हैं अविकारी या शब्द, पद या फिर अव्यय शब्द, ठीक है। विकारी, देखिए, विकारी लिंग, वचन, कारक आदि के कारण इनका रूप बदल जाता है। अभी मैंने कहा ना, जिनका रूप, जिनके विकार में परिवर्तन आ जाता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। ये होते हैं 4 प्रकार के। किस तरह से? कौन कौन से? बिल्कुल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कौन से शब्द होते हैं 4 प्रकार के? कौन से पद होते हैं? पद बोलना है, पद। कौन से पद होते हैं 4 प्रकार के? विकारी। विकारी पदों के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इतना है। विकारी पदों के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा पद, या जो विकारी पद है वो संज्ञा में कैसे होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ये तो आपको पता ही है क्योंकि संज्ञा तो आप सबको पता है।
किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को बताने वालों पदों को शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे तोता, राम, गधा, आदमी, लंदन, क्रोध, ईमानदारी आदि। और संज्ञा के भेद होते हैं 3, जिसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक विशेष रूप से, जातिवाचक के 2 कौन कौन से होते हैं? चलिए बताइए, जातिवाचक के 2 उपभेद, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक में किसे रखते हैं? जो शब्द सुनते ही हमें एकदम ग्रुप ऐसा लगे कि हाँ कोई सिंगल किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, कैसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात नहीं हो रही, जहां पर बहुत सारे की बात हो रही है, जैसे झुंड, भीड़, सेना, टोली। ठीक है। और द्रव्यवाचक में आपको पता है सभी प्रकार की धातुएं, मेटल्स या फिर कुछ भी आ चाहता है, सभी प्रकार की वस्तुएं जो अपना आकार बदल सकती हैं, रूप किसी भी रूप में आ सकती हैं, तो वो आ जाते हैं द्रव्य में। भाववाचक आपको पता ही है। तो ये होते हैं संज्ञा के भेद। अब इन्हीं के आधार पर हम देखेंगे कि जो पद है, विकारी शब्दों की हम बात कर रहे हैं, और ये सब जो है संज्ञा के भेद है। अब विकारी शब्द किस तरह से आएंगे वो देखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, एज आई टोल्ड यू, किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु और स्थान आदि का पता चलता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों के नाम सुभाष चंद्र बोस, लक्ष्मीबाई, अन्नपूर्णा, राघव आदि किसी का भी नाम, किसी का भी नाम। प्राणियों के नाम कामधेनु, जैसे मैंने अभी कामधेनु नाम लिया था, ऐरावत, हाथी आदि। स्थानों के नाम कनाडा, अमेरिका, जालंधर, पोरबंदर, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कुछ भी। तो जो नाम आ जाए वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक में, चाहे वो वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, जगह का मतलब किसी नदी का नाम हो, पर्वत का नाम हो, यदि नाम आया है मतलब वो विशेषता बता रहा है, तो वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। ठीक है। जातिवाचक में देखिए क्या हो जाएगा? जिन संज्ञा शब्दों से प्राणियों, वस्तुओं आदि की संपूर्ण जाति का पता चले। शब्द तो वे संज्ञा ही है, लेकिन हमें उनकी जाति का पता चले, जैसे शहर, तालाब, पशु, पेड़, नदी, पर्वत, पहाड़, मेज, पेट्रोल आदि। जातिवाचक संज्ञा के भी होते हैं 2 भेद, जैसे मैंने कहा था, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये तो आपको क्लियर है ना? इनमें कोई डाउट नहीं है? नहीं है? ओके। यदि कोई भी डाउट हो तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर मैं उसका उत्तर दूंगी। ठीक है। द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब द्रव्यवाचक और समूहवाचक क्या है वो भी मैं आपको बता चुकी हूं। द्रव्यवाचक जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्य पदार्थों का पता चले उन्हें द्रव्यवाचक कहते हैं, जैसे तांबा, सोना, लोहा, पेट्रोल, तेल, चांदी, पीतल आदि, जो शेप में ढल सकें, जो किसी भी आकार में आ सकें। इतना क्लियर हुआ? समूहवाचक क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह का पता चले उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कक्षा, भीड़, सभा, दल, टीम आदि। क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जिनको सुनते ही हमें एकदम लगता है कि बहुत सारा लगता है ना, कि कई लोग, है ना। सभा, दल, टीम, ये सब हो जाएंगे समूहवाचक के उदाहरण। अब मुझे बताइए कि संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गया, जातिवाचक संज्ञा समझ में आ गया। अब सुनना है आपको भाववाचक, जो कि ऑलरेडी आपको समझ में आ चुका है। अब रिपीट करेंगे तो हमारा रिवाइज हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दोष, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वालिटी पता, अच्छी बातें पता हो, दोष, गुण, अवस्था, स्वभाव, दशा आदि का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण कौन से होते हैं, दोष कौन से होते हैं, अवस्था कौन सी होती है, स्वभाव कैसा है, दशा कैसी, सब कुछ आ जाएंगे भाववाचक के अंतर्गत। जैसे ममता, ईमानदारी, शैशव, शैशव मतलब समझते हैं शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, एकदम बुढ़ापा, अवस्था मतलब कोई सी भी, चाहे वो बाल्यावस्था हो, युवावस्था हो या वृद्धावस्था हो, सारी अवस्थाएं। पतला, मोटा, दुबला, ये सब। भय, क्रोध, सुंदरता, ये सब कुछ आ जाएंगे भाव में, क्योंकि भय, क्रोध, सुंदरता ये क्या है? ये भाव ही तो है, ये इमोशंस ही तो है। तो ये अवस्था भी है, गुण भी है, दोष भी हैं, ये सब के सब आ जाएंगे आपके भाववाचक संज्ञा में। ठीक है? क्लियर हुआ? ठीक है। अब चलते हैं कि लिंग क्या है।
लिंग भी आपको पता है, लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग। लिंग के आधार पर हम डिवाइड करते हैं कि ये स्त्री जाति में आता है, ये पुरुष जाति में आता है, ठीक है। लिंग के आधार पर स्त्रीलिंग में स्त्री जाति के देखा जाते हैं, रखे जाते हैं, और पुल्लिंग में पुरुष जाति के। और पुरुष जाति मतलब ये नहीं कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स की हम बात कर रहे हैं, सब कुछ, कोई सा भी शब्द सुनकर हमें लगे कि हाँ ये पुरुषवाचक में आएगा, मीन्स पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग, ये सब शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद होते हैं दो, एक होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो, जाति का बोध हो। जाति मतलब ये कास्ट नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, उसकी श्रेणी का पता चले कि वो किस कैटेगरी में है, कौन सी जाति में है, ठीक है। तो वहां पर होता है इसके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब देखिए पुल्लिंग में कौन कौन आएगा? जिन शब्दों से उनके पुरुष जाति के होने का पता चलता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे हाथी, गधा, आदमी, शेर, धोबी, पतीला, पेड़, नल आदि। अब यहाँ पर हाथी, गधा, घोड़ा, आदमी, शेर, ये सब के सब पुल्लिंग में आएंगे। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पुरुष या मनुष्य जाति के हैं तभी वो पुल्लिंग में आएंगे। पुल्लिंग में जिससे पुरुष जाति का हमें पता चले, तो हाथी, गधा, आदमी, शेर, धोबी, ये तो ठीक है। लेकिन अब आया पतीला, पेड़, नल, ये भी पुल्लिंग है। कैसे पता चलेगा आपको? कि स्त्रीलिंग में अक्सर बड़ी की मात्रा आती है, अक्सर, प्रायः। अभी देखेंगे हम स्त्री, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा है, लेकिन फिर भी 60-70% तो बड़ी की मात्रा आती ही आती है स्त्रीलिंग में, और इनमें आ जाती है बड़ा की या बड़ी, वो भी आ जाती है, ठीक है। मात्राओं को मत देखिए। अब यहां पर आपको अपना, जैसे पंखा, पंखा क्या है? पुल्लिंग। पेन, पेन क्या है? पुल्लिंग। चेन, चेन क्या है? गले में पहनने वाली चेन है जो, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? अपने आप समझ में आ गया, हाँ स्त्रीलिंग है। तो ये सब कैटेगरी को डिवाइड किया है इन्होंने, ठीक है। तो ये सब आ जाएंगे। स्त्रीलिंग क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से उनके स्त्री जाति के होने का पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे गाय, नारी, सीढ़ी, सीढ़ी भी स्त्रीलिंग है, भिंडी स्त्रीलिंग है, कद्दू पुल्लिंग है, लौकी स्त्रीलिंग है, आलू पुल्लिंग है। तो ऐसा नहीं कि सारी सब्जियों को हमने स्त्रीलिंग में रख दिया, सारे उनको हमने पुल्लिंग में रख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक, चाहे वो वस्तु हो चाहे स्थान, स्थान में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं। जैसे दिल्ली, दिल्ली स्त्रीलिंग, नेपाल पुल्लिंग। तो इस तरह से ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का आराम से सुनकर समझना है, पढ़कर समझना है, तब जाकर आराम से आप डिवाइड कर पाएंगे कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। बालिका, लीची, मिर्च, इलायची आदि। कंगन पुल्लिंग, चूड़ी स्त्रीलिंग, जबकि दोनों हाथ में पहने जाते हैं। घड़ी स्त्रीलिंग, ब्रेसलेट पुल्लिंग। ओ माय गॉड, ये क्या है? बिल्कुल इजी है। यहां पर आप जब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको कभी भी कैमरा पुल्लिंग, मोबाइल पुल्लिंग, बैटरी स्त्रीलिंग, ये सारी चीजें हैं कि जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में डिवाइड की गई हैं, और वो शब्द को सुनते ही आराम से बिल्कुल तुरंत क्लिक हो जाता है कि ये स्त्रीलिंग में है और ये पुल्लिंग है। क्लियर हुआ कि ये सब भी हम पद के अंतर्गत पढ़ेंगे। विकारी शब्द पढ़ रहे हैं, ये भूलिएगा मत कि हम विकारी शब्द में संज्ञा पढ़ रहे हैं अभी। अब चलते हैं हम वचन पर कि वचन क्या है। 7 वचन नहीं। वचन मीन्स कौन से वचन? एक वचन, बहुवचन। एक वचन मतलब सिंगुलर, बहुवचन मीन्स प्लूरल। अंग्रेजी में आपने पढ़े होंगे, उन्हीं वचनों की हम बात कर रहे हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक और अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद, वचन के होते हैं 2 भेद। एक होता है एक वचन, दूसरा होता है 2 वचन नहीं, बहुवचन, ठीक है। अब पता चले तीसरा 3 वचन। तो एक है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। एक वचन में सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर की बात की जाती है, एक व्यक्ति या एक वस्तु, सिर्फ एक की बात की जाती है, जबकि बहुवचन में एक से अधिक, मतलब 2 या 100 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। एक वचन जिन संज्ञा शब्दों से उनके एक होने का पता चलता है उन्हें एक वचन कहते हैं, जैसे केला, दरवाजा, लकड़ी, चम्मच, दीवार, पेन, कुछ भी एक।
बहुवचन क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से उनके एक से अधिक होने का, एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे उन्हें हम कहते हैं बहुवचन। खिड़कियां, दो होंगी तब भी हम खिड़कियां ही कहेंगे। लड़कियां, एक है तो लड़की, दो हैं या 10 हैं तब भी वो लड़कियां हैं, ठीक है। संतरे, एक से अधिक जितने भी आ जाएंगे बहुवचन में आ जाएंगे। रास्ते, तरकारियां, अध्यापिकाएं आदि, अर्थात एक है तो एक वचन, एक से अधिक कितने भी हो तो बहुवचन। क्लियर हुआ? ठीक है, ये विकारी शब्द हैं। अभी विकारी शब्दों के हम भेद पढ़ रहे हैं। अब चलते हैं हम कारक पर। कारक भी आपने पढ़े होंगे, विगत कक्षाओं में आपने अवश्य पढ़े होंगे। अब और आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे जबकि हम रिकॉल कर रहे हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? कारक। कारक किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया के साथ क्या करने लगते हैं? संबंध। कारक संबंध जोड़ते हैं, एक दूसरे को बांध के रखते हैं, कारक के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो यहां पर कारक होते हैं कितने प्रकार के? 8। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और आ जाएगा फिर अधिकरण और संबोधन। अब हम बात करते हैं कि क्या आपको कारक शब्द से मतलब एकदम समझ में आया कि कारक, कारक क्या है? जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया के साथ, हर एक वाक्य में क्रिया तो होती ही है, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, सब में होती है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ स्थापित करते हैं उनको ही कारक कहते हैं। और कारक के 8 भेद होते हैं जो कि आपको पता है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध, ठीक है। फिर यहां पर में पर, अधिकरण में पर, संबोधन रे, अरे, हे, ये सब होता है। अब चलते हैं हम कर्ता कारक क्या है। कर्ता ने में हमेशा ने आता है, क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने होता है, इसलिए कर्ता के साथ हमेशा, जब भी हम 8 को याद करें ना कि 8 में क्या है, परिभाषा तो हम एकदम नहीं ले सकते हैं कि क्या है, तो कर्ता ने, कर्म को, इस तरह से इनकी विभक्तियों को हम याद कर लेते हैं और वो टंग पर रहती है और तुरंत कुछ भी वहां ने आए तो हम कहेंगे हाँ कर्ता है। कर्ता ने, कर्म को आए तो हम कहेंगे अरे तो कर्म कारक है। तो ये आपके पद परिचय के लिए अति 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 महत्वपूर्ण है सब, तभी तो यहां पर हम इनका वर्णन कर रहे हैं या हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तो कर्ता के साथ ने आता है। कर्म, वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर जिस अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। किसे कहते हैं? कि वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़े, कहां पर पड़े? या तो क्रिया पर, मतलब उस पर पड़े, सर्वनाम पर या फिर अन्य संज्ञा पर, तब उसे कर्म कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। कर्ता ने, कर्म को, इसका प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ होता है। क्योंकि आप याद कीजिए हमने वाच्य परिवर्तन पढ़े थे और कर्मवाच्य जो था उसमें हमेशा कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया थी। तो यहां भी वही है कि इसके साथ, क्योंकि ये कर्म है तो सकर्मक क्रिया है। अब देखिए इसका प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है क्योंकि कर्म हमेशा सकर्मक होता है। जब बात कर्म की जाती है तो पॉजिटिव आउटकम मिलना ही है। जैसे दुकानदार ने ग्राहक को सामान दिया, तो यहां पर ये आ जाएगा। करण कारक, जिस साधन या माध्यम से क्रिया होने का पता चलता है उसे करण कारक कहते हैं। विभोर साइकिल से स्कूल गया, तो इसका जो विभक्ति चिन्ह क्या है? से, द्वारा, के द्वारा। किसमें था ये बताइए? से द्वारा कभी कभी भाव में भी हो जाता था और कर्म में भी हो जाता था। तो यहां पर दोनों प्रकार की क्रिया हो सकती हैं, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। तो जिस साधन या माध्यम से क्रिया होने का पता चलता है उसे करण कारक कहते हैं। विभोर साइकिल से, तो करण का क्या है? से। कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ता की विभक्ति है ने, कर्म की है को, करण की है से। कर्ता ने कर्म को करण से। संप्रदान, कर्ता जिसके लिए काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राधिका अलीशा के लिए मोबाइल लाई, संप्रदान कारक के लिए विभक्ति चिन्ह है को, के लिए, के वास्ते।
यहाँ पर को भी आ सकता है, के लिए भी आ सकता है, और के वास्ते का मतलब भी के लिए ही है। कर्ता का रिपीट कीजिए मेरे साथ, दोहराइए। कर्ता ने, कर्म कर्म को, फिर क्या आया, करण से, अपादान संप्रदान के लिए या को या के वास्ते आदि। अपादान अलग होना, बिल्कुल अलग हो जाना, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, अलग हो गया है, तो इसकी विभक्ति है से। संज्ञा के जिस रूप से अलग होने या तुलना करने का पता चले, तुलना भी होगी और अलग भी होगा, या तो तुलना होगी या अलग होगा, उसे अपादान कहते हैं। जैसे यात्री बस से उतरे, अब वो बस में नहीं है, बस से अलग हो गए। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है से। फिर रिपीट कीजिए, कर्ता का क्या है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से। चलते हैं संबंध की तरफ। जिस शब्द से वाक्य में आए दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध प्रकट हो, क्योंकि वो ऑलरेडी है ही संबंध, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे पल्लवी पारुल की बहन है, पल्लवी पारुल की बहन है, संबंध स्थापित। जिस शब्द से वाक्य में आए दो संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, शब्दों में संबंध प्रकट होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। अब फिर मेरे साथ दोहराइए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, अपादान संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध को, की, के, का, सब कुछ आ जाएगा संबंध में। अधिकरण, अधिकरण मतलब किसी पर, में या पर, या तो उसके अंदर होगा या उसके ऊपर होगा। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान आदि का पता चलता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे उसका इसकी विभक्ति चिन्ह है में और पर। जैसे देखिए, मेज पर बैग रखा है, कमरे में कोई बैठा है, तो ये सब आ जाएंगे। जहां पर में या पर आया वो अधिकरण होगा। लास्ट है संबोधन। संबोधन, संबोधन किया जाता है ना, जिस संज्ञा शब्द का प्रयोग संबोधन के रूप में किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे वाह भैया तुमने तो कमाल कर दिया, प्यारे देशवासियों, ये भी संबोधन है। अरे सुनो, ये भी संबोधन है, ठीक है। तो अरे, वहां, ये सब के सब संबोधन में आते हैं। संबोधन कारक में संज्ञा सर्वनाम शब्द से पहले अरे, रे, हे, अरि आदि का प्रयोग किया जाता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे वाह भैया तुमने तो कमाल कर दिया। संबोधन कारक में संज्ञा सर्वनाम शब्द से पहले लगाते हैं, इनके आगे विस्मय आदिबोधक चिन्ह लगते हैं। बस इतना आप ध्यान रखिए कि संबोधन हर्ष सूचक भी हो सकता है, दुखद भी हो सकता है कि हे भगवान ये क्या हो गया, अरे वाह क्या बात है, या फिर उफ ये क्या है, छी ये गंदी जगह है। तो जहां पर विस्मय आदिबोधक चिन्ह यदि लग जाए, विस्मय आदिबोधक चिन्ह समझते हैं ना, ठीक है, ये तो वहां पर संबोधन आएगा ही है। प्यारे देशवासियों, तो ये आ जाएगा संबोधन में। किसी को हम कह रहे हैं तो ये आप देखिए कि यहां पर अरे, रे, हे ये सब कुछ आएगा, जिसके बाद ये वाला चिन्ह लगेगा, मतलब आप समझिए ये संबोधन कारक है। क्लियर हुआ? अब जाते हैं हम सर्वनाम पर। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम हैं मैं, तुम, आप, वे, वह, ये सब कुछ सर्वनाम है। जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, सब कुछ सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद होते हैं 6, ठीक है। कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे संज्ञा के भेद हमने पढ़े थे, सबसे पहला था व्यक्तिवाचक, तो सर्वनाम का भेद याद कर लीजिए, पुरुषवाचक, व्यक्ति पुरुष, ठीक है। फिर निजवाचक, अपने लिए, मैं अपना काम स्वयं करती हूं, तो यहां पर मैं सर्वनाम ही तो है, ठीक है। निजवाचक, निश्चय मतलब यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, मैंने मतलब निश्चय बताया है कि हाँ यह घर मेरा, ये नहीं कि यह घर क्या पता किसका है, शायद ये घर मेरा है। यदि शायद आ गया तो वो अनिश्चय में आ जाएगा। निश्चय में मतलब कंफर्म बता रहा है, ठीक है। संबंध स्थापित किया जाता है एक दूसरे से। और प्रश्नवाचक तो आपको पता ही है, जहां प्रश्न पूछा जाए वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम की तुम्हारा नाम क्या है, ठीक, या फिर तुम कहां रहते हो, ये सब प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएंगे। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। बातचीत करते समय 3 स्थितियां रहती हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। जो पहले व्यक्ति जो बोलता है वह वक्ता होता है, वक्ता मतलब स्पीकर,
और जो दूसरा व्यक्ति सुनता है उसको श्रोता कहते हैं, लिसनर। तीसरा व्यक्ति वह होता है जिसके विषय में बातचीत की जाती है, वह अन्य व्यक्ति होता है। इन स्थितियों के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी इसी वीडियो में आपको बता चुकी हूं कि पुरुषवाचक के 3 होते हैं। एक होता है उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम पुरुष कौन? जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं तो मैं हूं उत्तम पुरुष, और आप सुन रहे हैं तो आप कौन हुए? मध्य। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसी अन्य पुरुष के बारे में। और ऐसा नहीं कि मैं टीचर हूं तो मैं ही हमेशा उत्तम रहूंगी। हाँ, यदि कक्षा में स्टूडेंट बोल रहे हैं तो उस समय वो उत्तम हो जाएंगे और मैं सुन रही हूं तो मैं मध्य हो जाऊंगी। तो जो वक्ता है, जो स्पीकर है, वही उत्तम है, जो सुन रहा है वो मध्य है, जिसके बारे में चर्चा की जा रही भले ही वो कितनी भी महान हस्ती क्यों ना हो, वो अन्य पुरुष है। समझ में आया? ठीक है। उत्तम पुरुष जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता, लिखने वाले के लिए किया जाता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैंने कविता पढ़ी, मैं खाकर चलूंगा। मध्य पुरुष जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले और पढ़ने वाले के लिए किया जाता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसे मध्य पुरुष कहते हैं। जैसे तुम कब आओगे, तुम्हारा बैग कहाँ रखा है। अन्य पुरुष जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करते हैं उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे आई, उसे बुला लाओ। ठीक है, ये सब। निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता के लिए ही किया जाता है, कर्ता के लिए ही किया जाता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे शुभी स्वयं आ जाएगी, हम अपने आप ही चले जाएंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चितता दिखाई जाए। निजवाचक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित प्राणी और वस्तु आदि के लिए किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कॉपी उससे ले लो, जैकलीन वह है। अनिश्चयवाचक में जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी अनिश्चित प्राणी और वस्तु आदि के लिए किया जाता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी ने पुकारा था, बैग से कुछ गिर गया है, या दाल में कुछ काला है। काला तो है या पूरी दाल ही काली है। कभी कभी आपने ये वाक्यों का प्रयोग जरूर किया होगा। तो जहां पर अनिश्चितता दर्शाई जाती है वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम जरूर है, संज्ञा नहीं है। ये हम किसके भेद पढ़ रहे हैं? सर्वनाम के। ठीक है, इतना ध्यान रखें आप। संबंधवाचक देखते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द जो उपवाक्यों का आपस में संबंध जोड़ते हैं, नाम ही उनका संबंध स्थापित करने वाले संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम में जितनी लोकोक्तियां होती हैं उनको हम रख सकते हैं। एक दूसरे पर डिपेंडेंसी जहां दिखाई जाती है उनको हम रख सकते हैं। मिश्र वाक्य याद कीजिए, मिश्र वाक्य को भी हम संबंधवाचक सर्वनाम में रख सकते हैं, अपितु कि उसमें सर्वनाम हो। जो गाएगा सो पुरस्कार पाएगा, जो मेहनत करेगा तो सफल हो जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, कार्य आदि के विषय में प्रश्न करने का पता चले। जैसे पानी किसने गिरा दिया भाई? हाँ, क्लास में कभी कभी बॉटल गिर जाती हो, बच्चे चुप, दूसरी जगह चेंज कर लेते हैं। टीचर आप किसने पानी गिरा दिया? नहीं पता, दीदी को बुला लेते हैं, साफ कर देंगे। ठीक है, तो ये जहां प्रश्न किया जाता है वहां प्रश्न होता है। शोर कौन मचा रहा था? मैंने नहीं मचाया मैडम। हम सब एक ही थाली के चट्टे भट्टे बन जाते हैं और सबके सब चुप थे तो शोर मचाया किसने? किसी को पता नहीं, लेकिन फिर पता चल जाता है, कोई बात नहीं, मचाइए। ठीक है, तो ये सब बातें होती। अब चलते हैं हम विशेषण पर। विशेषण ऑलरेडी आपको पता है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता देते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, याद रखिए। संज्ञा के 3 थे, सर्वनाम के 6 थे, विशेषण के हैं 4, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ये सब हैं विशेषण के भेद। गुणवाचक मतलब आपको पता है ना, जहां क्वालिटी की बात हो, जहां गुणों की बात हो। संख्या मतलब जहां गिनती की बात हो कि 4 चाहिए मुझे, 4 केले चाहिए, या ये सारी चीजें। परिमाणवाचक मतलब जहां नापा तौला जाए। हम ये नहीं कहेंगे कि मुझे 1 तेल दे दीजिए या मुझे 1 दाल दे दीजिए, वहां तौला जाएगा, नापा जाएगा। ठीक है। सार्वनामिक मतलब जहां पर सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही हो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम इनकी परिभाषाओं पर, ध्यान दीजिएगा। गुणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्थान आदि का पता चलता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नया कोट पहन लो, गोल कागज उधर रखो, गरीब किसान की परेशानी समझो, ये सब हैं गुणवाचक। संख्यावाचक गिनती वाले जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या संबंधी विशेषता का पता चलता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी 2 भेद होते हैं।
अब आप ये मत सोचना इसके भी भेद, पता है आपको, कुछ नया नहीं है, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, अब निश्चित में आ जाएगी एकदम निश्चित संख्यावाचक की संज्ञा और सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का निश्चित बोध कराने वाले। निश्चित में आएंगे जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, मेरी दूसरी पुस्तक उधर रख दो, दूसरी। अनिश्चित में क्या आ जाएगा कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का निश्चित ज्ञान ना चल पाए या जानकारी, जैसे कि बाढ़ में सैकड़ों मकान गिर गए, अब गिनती नहीं है लेकिन संख्या तो है, सैकड़ों मतलब 100, और सभा में अनेक लोग आए, ये सब। ये नहीं, हमने ये नहीं कहा कि वहां 50 किलो आए या 1 क्विंटल लोग आए, संख्या है लेकिन वो अनिश्चित है, इसलिए उनको अनेकों, सैकड़ों, कई, अनगिनत, ये सब आ जाएंगे अनिश्चित में। और जो एकदम गिने हुए होंगे, जिनकी जो गिनती है वो निश्चित होगी, वो हो जाएंगे उसमें। ठीक है, परिमाणवाचक, तौलना। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की नाप तौल का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे मानवी 2 मीटर कपड़ा लेकर आई, स्कूटर में 1 लीटर पेट्रोल डलवाओ। परिमाणवाचक के भेद हैं, परिमाण के 2 भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाण, एक अनिश्चित। जस्ट लाइक सर्वनाम अभी हमने देखा ना, वही है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की परिमाण संबंधी विशेषता का निश्चित पता बताने वाले विशेषणों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। विश्वास ने 2 किलो सेब खरीदे, 2 किलो निश्चित पता ही है ना कि 2 किलो। भैया आधा लीटर तेल लाए, ये निश्चित है। अनिश्चित में अनिश्चित आएगी, जैसे कि कुछ है, थोड़ा है, बहुत है, कम है, ज्यादा है। जिन परिमाणवाचक विशेषणों से नाप तौल का निश्चित पता ना चले उन्हें अनिश्चितवाचक कहते हैं। दीदी ने दाल में बहुत घी डाल दिया, या फिर थोड़े चावल और दे दो, ये आ जाएंगे अनिश्चित में। सार्वनामिक को सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि यहां पर जो निश्चयवाचक सर्वनाम है और सार्वनामिक विशेषण है वो एक दूसरे से थोड़ा मेल खाते हैं। ठीक है, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ऐसे सार्वनामिक शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह कमीज नहीं चाहिए, तुम्हारी अध्यापिका आ गई। तुम्हारी क्या है? सर्वनाम। अध्यापिका क्या है? संज्ञा। तो जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताएंगे उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इतना याद रखिए, किसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण? जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताएं। और देखते हैं कि प्रविशेषण, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले विशेषणों को प्रविशेषण कहते हैं, कि जो ऑलरेडी विशेष है उसकी और विशेषता बताई जाए। जैसे ये नीला पेन है, नीला उसकी विशेषता है। अब प्रविशेषण क्या होगा? यह गहरा नीला पेन है, नीला विशेषता है और गहरा उसकी और विशेषता बता रहा है। मतलब विशेषण की विशेषता जो बताते हैं उनको प्रविशेषण कहते हैं। समझ लिया ना? तो बहुत सुंदर है। नन्हा शिशु सुंदर है, ये विशेषता है, लेकिन सुंदर के आगे बहुत लग गया तो उसकी और विशेषता बता दी, तो प्रविशेषण है। प्रमोद कम समझदार है, समझदार विशेषण है, क्योंकि विशेषण में गुण दोष सब कुछ देखा जाता है। कम या ज्यादा उसकी विशेषता हो जाएगी। मतलब जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको प्रविशेषण कहते हैं। क्लियर हुआ? आशा करती हूं आपने पद परिचय को बहुत अच्छे से सुना है, समझा है, जाना है, और अब आपको पद परिचय से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी। और मैं एक बात कहती हूं, यदि इतने के बाद भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो निसंकोच, विदाउट एनी हेजिटेशन, जस्ट राइट कमेंट। कमेंट बॉक्स में आप अपनी अपनी परेशानियों को लिखिएगा, हम उसका अवश्य उत्तर देंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है ही यहाँ पर आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स की समस्याओं का समाधान करने के लिए, आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए। आपके मन में जो भी प्रश्न है, जितनी भी जिज्ञासा है, तुरंत हमारे साथ साझा कीजिए, जिससे हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकें। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो देता है ऑनलाइन एजुकेशन फ्री, कक्षा 6वीं से 12वीं तक की स्कूल एजुकेशन फ्री, और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी फ्री प्रोवाइड करते हैं। जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा फ्री प्रोवाइड की जाती हैं।
कक्षा के या विषय के वीडियोस की बात करें तो आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं, हिंदी मीडियम में भी देख सकते हैं। यदि आपको हिंदी मीडियम में देखना है जैसे सामाजिक विज्ञान, गणित, सभी विषय, ठीक है, तो उस वीडियो पर जाएंगे, वीडियो पर जाने के साथ प्लेलिस्ट पर जाएंगे, उसकी संपूर्ण जानकारी पाएंगे आप। मान लीजिए आपको हिंदी देखना है, क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने वीडियो आ जाएगा और वीडियो के बाद आप जाएंगे प्लेलिस्ट पर, उस पर संपूर्ण विस्तृत जानकारी दी है, कैटेगराइज्ड करके रखा है, ऑर्गेनाइज्ड करके रखा है, ताकि आपको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। जैसे क्या, किस तरह से किया है बता देती हूँ। आपको यदि देखना है पाठ्यक्रम, बिल्कुल क्लिक कर दीजिए। यदि आप देखना चाहते हैं पाठ का सार, बहुविकल्पीय प्रश्न, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, वन शॉट रिवीजन, सब कुछ वहां पर है। आप बस उस पर क्लिक कर दीजिए, आपके सामने वीडियो आ जाएगा। मान लीजिए आपको देखना है पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम पर आपने क्लिक किया, क्लिक करते ही आपके सामने पाठ्यक्रम का वीडियो आ गया, जिसमें आपके दोनों कोर्सेज की डिटेल्ड जानकारी है। कोर्स 1 क्षितिज और कृतिका, कोर्स 20 स्पर्श और संचयन, इनमें आपकी दोनों अर्थात चारों पुस्तकों की बहुत अच्छे से जानकारी दी है। और इस वीडियो में आपको यह भी बताया गया है कि कितने चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर का अर्थ क्या है, अर्थात कौन से पाठ में आप क्या पढ़ने वाले हैं, कितने गद्य खंड में चैप्टर्स हैं, कितने काव्य खंड में चैप्टर्स हैं, कौन इनके राइटर्स हैं, कौन इनके पोएट्स हैं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको दी गई है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इतना मुझे भरोसा है कि आप वीडियो को देखकर सब कुछ समझ जाएंगे और आपको वीडियो भी पसंद आएगा। तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे जो भी आपके वीडियोस आएंगे तो आपका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उन वीडियो का लाभ उठा सकें। शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपकी तरह और भी स्टूडेंट्स फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन, यस, भारत के नंबर 1 प्लेटफॉर्म से फ्री एजुकेशन प्राप्त कर सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।